मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज पंचकुला में आयोजित क्वालिटी इंश्योरेंस कॉन्क्लेव में बतौर मुख्य अतिथि की शिरकत। कहा, अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरे उतर प्रदेश का हर निर्माण कार्य और नीति। केंद्र ने किसान यूनियनों के साथ 4 मई को चंडीगढ़ में होने वाली बैठक की स्थगित। पंजाब के प्रतिनिधियों को बैठक में शामिल न करने की किसानों की मांग को बताया गया अनुचित। कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा, पानी राजनीति का विषय नहीं, हरियाणा मांग रहा अपने हक का पानी, कहीं पर भी सप्लाई से जुड़ा कार्य न हो प्रभावित। और मुंबई में वैश्विक मीडिया वार्ता के दौरान आज वेव्स घोषणा को अपनाया गया। सदस्य राष्ट्रों ने परंपराओं और विरासत को आगे बढ़ाने में सहयोग करने पर जताई सहमति। नमस्कार, मैं हूं पायल। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज पंचकुला में आयोजित क्वालिटी इंश्योरेंस कॉन्क्लेव में मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लिया। इस सम्मेलन की थीम रही मजबूत, टिकाऊ और बुनियादी ढांचा। इस दौरान क्वालिटी इंश्योरेंस अथॉरिटी की ओर से तैयार मानक संचालन विधियां एवं प्रक्रियाओं का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम में अथॉरिटी की वेबसाइट भी लॉन्च की गई। इस अवसर पर संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गुणवत्ता ही विकास और व्यक्तित्व की पहचान होती है। उन्होंने कहा कि आज जो पुस्तक लॉन्च हुई है वो केवल दस्तावेज नहीं बल्कि हमारा विजन है। 2 साल तक क्वालिटी इंश्योरेंस अथॉरिटी ने गहन तपस्या करके यह नीति बनाई है। यह पुस्तक प्लानिंग से लेकर रख रखाव तक संपूर्ण जानकारी देगी। इसके जरिए सरकार के प्रोजेक्ट पर नजर रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि अधूरा या बिना क्वालिटी के निर्माण से बेहतर है कि निर्माण ना हो। मजबूत, टिकाऊ और विश्वसनीय बुनियादी ढांचा हमारी सोच का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास कार्यों की गति न केवल तेज हो बल्कि टिकाऊ तथा भरोसेमंद भी हो। उन्होंने यह भी कहा कि हम एक अनुसंधान एवं विकास केंद्र भी स्थापित करेंगे जो भारतीय निर्माण संदर्भों में सर्वोत्तम पद्धतियों पर ज्ञान प्रदान करेगा। हमारा उद्देश्य है कि हरियाणा का हर निर्माण कार्य और हर नीति अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरी उतरे। यह केवल एक दस्तावेज नहीं है, इसके पीछे की मेहनत भी है। हरियाणा का एक विजन भी है, एक ऐसी नींव है जिस पर हम गुणवत्ता, दीर्घकालिक और संरचना सेवाएं और सुशासन का भव्य भवन निर्मित करेंगे। यह SOMPS दस्तावेज सरकारी विभागों, अभियंताओं, ठेकेदारों और नीति निर्माताओं के लिए गुणवत्ता सुनिश्चित करने की दिशा में ये मापदंड तय करेगा कि हरियाणा का हर निर्माण कार्य, हर सेवा और हर नीति अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरी उतरे। लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा कि क्वालिटी इंश्योरेंस अथॉरिटी सरकार की एक दूरगामी सोच है। इससे विकास को भी तेजी मिलेगी। सड़कों और इमारतों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने की दिशा में यह कारगर कदम सिद्ध होगा। मानकों का पालन करते हुए बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं में देरी और लागत में वृद्धि को कम करने की दिशा में अहम कदम उठाए जा रहे हैं। इन उपायों का उद्देश्य न केवल परियोजना क्वालिटी एश्योरेंस अथॉरिटी का सिविल सचिवालय की बिल्डिंग को बने लगभग, लेकिन क्वालिटी देखो तो यह बिल्डिंग आज भी यथावत है। हमारी सरकार का लक्ष्य है कि गांवों व शहरों में अच्छी सड़कें हो, मजबूत पुल हो, अच्छे स्कूल, अस्पताल हो, वे टिकाऊ हो, सुरक्षित हो तथा लंबे समय तक चलने वाले हों। क्वालिटी एश्योरेंस अथॉरिटी का यह काम है कि सामान अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल हो रहा है या नहीं। अथॉरिटी ने कार्य की शुरुआत से लेकर उसे पूरा होने तक हर कदम पर चेक के नियम तय किए हैं। विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि हरियाणा का 55% हिस्सा पंचायती राज में आता है। 70,000 सड़कें हैं जो विकास एवं पंचायती राज विभाग के अंदर आती हैं। आने वाले दिनों में 6,000 पंचायतों में सौंदर्यीकरण और साफ सफाई का कार्य होगा। विकास कार्यों की गुणवत्ता में सुधार का फायदा पंचायतों तक पहुंचेगा। बनाई है या अपने विभाग के जो विंग है स्टार्टिंग और उस पर चेक रखे तो मैं कह सकता हूं उस प्रोजेक्ट के अंदर कोई कमी नहीं आएगी। हरियाणा प्रदेश
केंद्र ने किसान यूनियनों के साथ 4 मई को चंडीगढ़ में होने वाली बैठक स्थगित कर दी है। कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव पूर्ण चंद किशन ने किसान यूनियनों को लिखे अपने पत्र में कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा दोनों की मांग के अनुसार पंजाब सरकार के प्रतिनिधियों को बैठक में शामिल न करना अनुचित होगा। केंद्र ने दोनों मंचों के नेताओं से अपनी मांग पर पुनर्विचार करने को कहा है। साथ ही कहा है कि बैठक की अगली तारीख दोनों मंचों से जानकारी मिलने के बाद तय की जाएगी। पंजाब की तरफ से हरियाणा को मिलने वाले पानी को भाखड़ा डैम से रोके जाने पर प्रदेश में जल संकट गहरा रहा है। इसे देखते हुए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा ने विभाग के साथ बैठक कर प्रदेश में पानी की स्थिति को लेकर सर्कल वाइज चर्चा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी जिलों में तैनात अभियंता किसी भी हालत में हेडक्वार्टर न छोड़े। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि इस मामले को स्वयं मुख्यमंत्री मॉनिटर कर रहे हैं और समाधान के प्रयास जारी हैं। जल्द ही इस समस्या का हल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि पंजाब हमारा बड़ा भाई है, छोटे भाई का पानी रोकना गलत बात है। पानी राजनीति का विषय नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल स्टंट करने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की ओर से ऐसा किया जाना गलत है। हम पंजाब का हक नहीं मांग रहे हैं, हमें अपना हक चाहिए। ये घटनाक्रम हुआ है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पंजाब बड़ा भाई भी है, हरियाणा प्रदेश का छोटे भाई का पानी रोकना ये गलत बात है बिल्कुल। और ये मैं कहूँगा कि एक तरीके से राजनीति करने का काम ये करें कि राजनीति का विषय नहीं है पानी जो है। और इस पे माननीय सीएम साहब ने भी बात की है और मैं समझता हूँ कि जल्दी इसका कोई हल निकल जाएगा। जब तक हल नहीं निकलता है तब तक के लिए जैसे मैंने कहा कि हमने ठीक तरीके से इस पानी का उपयोग करके जो हमारे पास पानी उपलब्ध है उसका ठीक स्टोरेज करके ठीक तरीके से सप्लाई करके और अच्छे तरीके से प्रदेश के अंदर लोगों को हम पानी दें। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ट्यूबवेल के जरिए आमजन को पेयजल की सप्लाई की व्यवस्था की गई है। नहरों में उपलब्ध पानी की लिफ्टिंग कर टैंक में डलवाया जा रहा है। पिछले 3 हफ्तों में हरियाणा को महज 4000 क्यूसेक पानी मिला। इसमें से 1000 क्यूसेक दिल्ली और 400 क्यूसेक पंजाब को भेजा गया। उन्होंने ऐसी व्यवस्था करने के निर्देश दिए जिससे कहीं पर भी सप्लाई से जुड़ा हुआ कार्य प्रभावित न हो। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में पानी की किल्लत हुई है उन स्थानों में आसपास की नहरों से पानी को लिफ्ट करके आपूर्ति को पूरी करें। हर सप्ताह इसकी मॉनिटरिंग भी की जाएगी। इस दौरान बताया गया कि हिसार, सिरसा, महेंद्रगढ़, नारनौल और फतेहाबाद में पानी की दिक्कत ज्यादा है। जिन जिलों में परेशानी सामने आई है उनमें पेयजल की राशनिंग भी की जा रही है। हमारे पास जैसे हमने कहा कि इन दिनों के अंदर वैसे तो हमारा जो है पिछले का आप रिकॉर्ड उठा करके देखेंगे तो कम से कम 8000 और 8,500-9,000 क्यूसेक भी पानी मिलता था। लेकिन आज वो 4000 क्यूसेक पानी हमें दे रहे हैं, जो पीने के लिए भी पूरा उपलब्ध पानी हमारे तरीके से जो उसके अंदर भी कमी आ रही है। हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर तो ज़्यादातर फिर भी जीरी की बुआई होती है और हरियाणा के अंदर जिस बेल्ट की मैं बात कर रहा हूँ, जो हिसार की बात है, चाहे भिवानी की बात है, चाहे फतेहाबाद सिरसा की भी बात है, ये कपास की फसल बोई जाती है और इसमें जो है किसानों को अपनी फसल बोने में भी दिक्कत है और वो हमारा हक है। हम कोई पंजाब का हक या दूसरे हक की बात नहीं कर रहे। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि शिक्षा केवल पढ़ाई ही नहीं बल्कि एक साधना भी है और निरंतर सीखते रहने का नाम साधना है। सीखने की कोई समय सीमा नहीं होती। वे कल भिवानी के चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के 4थे दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस दौरान राज्यपाल ने 1276 विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की। उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 48 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक भी प्रदान किए गए, जिनमें से 43 छात्राएं थी। अपने संबोधन में राज्यपाल ने कहा कि शिक्षा केवल डिग्री प्राप्त करना नहीं है बल्कि यह हमें बेहतर इंसान बनाती है, समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारियों का बोध कराती है। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि वे आज से अपने जीवन की एक नई यात्रा शुरू कर रहे हैं। यह यात्रा कठिन हो सकती है लेकिन कठिनाइयों और विषम परिस्थितियों से कभी घबराना नहीं है। उन्होंने विद्यार्थियों से नई तकनीकों, कौशल विकास के साथ साथ चरित्रवान, शीलवान तथा आशावादी होने का आह्वान किया। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की प्रशंसा करते हुए कहा
कि वर्ष 2030 तक देश भर में लागू हो रही नई शिक्षा नीति को हरियाणा में मौजूदा वर्ष 2025 में ही लागू किया जा रहा है। जो है आपको जीवन बनाने का एक राह बनाने वाला पत्र है, इसलिए आप लोग आज से थोड़ा आपके मन में भी विचार होता है। आप केवल नौकरी ढूंढने वाले नहीं होना चाहिए, नौकरी देने वाले निकलना चाहिए। जितने नौकरी देने वाले निकलेंगे उतना जो है देश आगे बढ़ेगा। इसके लिए आप लोग थोड़ा विचार करना चाहिए। शिक्षा नवाचार सामाजिक भुगतान पर आधारित है, इसलिए इस विश्वविद्यालय का कर्तव्य है कि देश को ऐसे दूरदर्शी और चरित्रवान नागरिक प्रदान करें जो अपनी उपलब्धियों से उनके नाम को सार्थक करें और प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर ले जाए। राज्यपाल ने विश्वविद्यालय की तरफ से साउथ एशियन पैरा ओलंपिक की अध्यक्ष डॉक्टर मल्लिका नड्डा को समाज में उल्लेखनीय कार्य के लिए डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त की। उन्होंने विश्वविद्यालय की 10 साल की विकास गाथा पर आधारित स्मारिका का विमोचन करते हुए एक नई एम्बुलेंस को विश्वविद्यालय को समर्पित किया। इस मौके पर राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने कहा कि यह विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हो रहा है। आने वाले समय में यह प्रदेश में अव्वल दर्जे का विश्वविद्यालय होगा। उन्होंने छात्राओं से आह्वान करते हुए कहा कि वे अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाएं, क्योंकि एक बेटी के शिक्षित होने से पूरा समाज शिक्षित होता है। वो महिलाएं थी, तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि चौधरी बंसीलाल जी ने खुद एक सपना देखा था कि आने वाले समय में महिलाओं का सशक्तिकरण होगा। और आज हिंदुस्तान हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण के प्रति जो है बहुत गंभीर है और देश को आगे बढ़ा रहे हैं। और आने वाला समय जो है एक विकसित भारत जो है वो एक उसके रूप में उभरेगा, क्योंकि महिलाओं का जब योगदान साझेदारी बराबर की होती है तो निश्चित तौर पे जो है उस इलाके का और उस घर का जो है विकास होता है। कुलपति प्रोफेसर दीप्ति धर्माणी ने बताया कि विश्वविद्यालय ने सतत विकास की दिशा में कदम बढ़ाते हुए 5 गांवों को गोद लेकर उनमें पुस्तकालय एवं वाचनालयों की स्थापना की है। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कनीना में अटेली क्षेत्र को लगभग 70 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं की सौगात दी है। उन्होंने प्रशासनिक भवन के प्रांगण में आयोजित एक कार्यक्रम में 39 करोड़ के कार्यों पर उद्घाटन करने के साथ ही 24 करोड़ रुपए की विकास कार्यों का शिलान्यास भी किया। इस दौरान उन्होंने 38 दिव्यांगों को इलेक्ट्रिक तिपहिया साइकिल तथा अन्य सहायक उपकरण भी वितरित किए। इस मौके पर संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य नागरिक अस्पतालों में प्राथमिक उपचार से लेकर उच्च गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाएं प्रदान करना है। उन्होंने अटेली के विकास कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि अगले 4.5 सालों में विकास की गंगा और बहेगी। उन्होंने बताया कि नागरिक अस्पताल नारनौल में भी पिछले दिनों 1 करोड़ रुपए की ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन मशीन दी गई है। अब यहां भी ब्लड के अलग अलग कंपोनेंट तैयार हो सकेंगे और डेंगू के मरीजों के लिए प्लेटलेट्स के अलावा फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा भी उपलब्ध हो जाएगा। का हमने इनॉग्रेशन किया है और कुछ पूरा पड़ता है 7 करोड़ 60 लाख, तो बाकी का हमने शिलान्यास किया। हमने अभी 777 डॉक्टर्स की भर्ती करने की पूरी कोशिश की है, मगर मैं आज के दिन बोल भी दूं कि गायनेकोलॉजिस्ट और एनेस्थीसियोलॉजिस्ट बहुत ही कम है। पीडियाट्रिशियन एफआरयूज के लिए 3 चीजें चाहिए होती है, गायनेकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियन और एनेस्थीसियोलॉजिस्ट। इन तीनों में क्योंकि ये सुपर स्पेशलिटी है, तो मैं चाहूंगी कि अगर हम पीपीपी मोड पे भी अगर हम शुरू कर दें इनको, क्योंकि सरकार की तरफ से हमारे पास आ नहीं रहे हैं, तो अगर पीपीपी मोड में भी अगर हम शुरू कर सके तो मेरी यही प्रॉमिस है। जैसे ही अगर ये सैंक्शन हो जाता है तो मैं चाहूंगी कि हमारे बिल्कुल अटेली विधानसभा में भी एफआरयू आ जाए।
हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने फैसला लिया है कि 10वीं बोर्ड के विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखकर रिजल्ट तैयार किया जाएगा। कयास लगाए जा रहे हैं कि गणित के पेपर में बोर्ड बच्चों को कुछ ग्रेस मार्क्स भी देने की तैयारी में है। यह बच्चों के लिए किसी खुशखबरी से कम साबित नहीं होगा। गौरतलब है कि 28 फरवरी को हुई गणित की परीक्षा में कुछ सवाल आउट ऑफ सिलेबस थे, जिसे लेकर विद्यार्थी परेशान हुए थे। इस मामले में उन्होंने बोर्ड को प्रार्थना पत्र भी दिया था, जिस पर बोर्ड ने एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट की मीटिंग बुलाकर पेपर स्टडी करने की बात कही थी। बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार ने बताया कि विद्यार्थियों का कहना था कि 10वीं कक्षा के गणित के पेपर की वजह से उनके ओवरऑल रिजल्ट पर प्रभाव पड़ेगा और परसेंटेज भी गिर जाएगी। इस पर कार्रवाई करते हुए बोर्ड ने सब्जेक्ट एक्सपर्ट की बैठक बुलाकर उनसे राय मशवरा लिया है। एक्सपर्ट की राय के अनुसार अब बोर्ड बच्चों के हित में फैसला ले रहा है। उन्होंने बताया कि रिजल्ट आने में अभी 10 से 15 दिन लगेंगे। रिजल्ट के लिए अवार्ड लिस्ट मंगाई गई है। अब नतीजों को लेकर तेजी के साथ कार्य करना शुरू हो गया है। बोर्ड का अपना एक सेट प्रोसीजर होता है, जिसमें सब्जेक्ट एक्सपर्ट से इसके बारे में राय ली जाती है और सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स की राय को ध्यान में रखते हुए, परीक्षार्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उचित निर्णय लिया जाता है। परीक्षार्थियों और अभिभावकों को इतना ही कहना चाहूँगा कि परीक्षार्थियों के अर्थात बच्चों के भविष्य के ध्यान में रखते हुए उचित निर्णय लिया गया है। इसमें किसी प्रकार की चिंता की कोई बात नहीं है। ये एक सेट प्रोसेस है जिसमें अवार्ड्स आने के बावजूद भी डिकोडिंग वगैरह होता है और उसके बाद रिजल्ट्स में कोई किसी प्रकार की खामी ना रह जाए, क्योंकि विद्यार्थियों के भविष्य का सवाल होता है और इस प्रकार की कोई कमी की गुंजाइश जीरो करते हुए हम रिजल्ट को निकालने की कोशिश करते हैं, जिसमें अभी कम से कम 10 से 15 दिन का समय लग सकता है। एनसीईआरटी का हमने 2-3 बार रिवाइज किया था, सैंपल पेपर्स भी किए थे, लेकिन उसके अनुसार हमारा पेपर नहीं आया। हमने सोचा था मेरिट में आएंगे, पूरी तैयारी के साथ गए थे, लेकिन वो उसके अनुसार हमारा पेपर नहीं आया, जिसके हमारे भारी नुकसान हुआ। पूरा पेपर बाहर से था। हमारा मैथ का पेपर रहा जो कि स्टैंडर्ड में था, बहुत मुश्किल था, पर जो मतलब की 30% आसान पेपर था, बाकी 70% मुश्किल पेपर था। जो कि मैं आकाश में जाता हूँ, वहाँ पे उसमें जो बुक दे रखे हैं और लेवल 2 है, उसमें ओलंपियाड वगैरह में जो क्वेश्चन आए हुए हैं ना, उसमें आए हुए थे वे क्वेश्चन। तो बहुत हार्ड पेपर था और जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे वे भी 5 नंबर में 2 मार्क्स का क्वेश्चन था और 5 नंबर जितना करना था उसका, तो मतलब कि टाइम भी बहुत ज्यादा लग रहा था। नोह में 4 मई को होने वाली नीट यूजी परीक्षा के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जिला प्रशासन नकल रहित परीक्षा संपन्न कराने के लिए गंभीर है। जिला स्तरीय समिति के सदस्यों के साथ बैठकों का दौर भी जारी है। उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने एसपी राजेश कुमार के साथ जिले की परीक्षा केंद्रों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम को लेकर अधीक्षकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी परीक्षा केंद्रों पर एनटीए द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार व्यवस्था समय रहते पूरी कर ली जाए। परीक्षा केंद्रों में लगाए जाने वाले सीसीटीवी की भी जांच की जाए। उन्होंने कहा कि केंद्रों पर परीक्षार्थियों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जाएगा। खासतौर से दिव्यांग परीक्षार्थियों के लिए निर्धारित सुविधाएं भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि उन्हें परीक्षा देने में किसी प्रकार की समस्या न हो। उन्होंने कहा कि केंद्र में मोबाइल सहित कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर पूर्ण रूप से बैन रहेगा। परीक्षा की पूरी प्रक्रिया की निगरानी होगी तथा सभी 4 परीक्षा केंद्रों की हर गतिविधियों पर प्रशासन की पैनी नजर रहेगी। उन्होंने यह भी कहा कि सभी सेंटर पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहेगा और किसी भी स्तर पर कानून व्यवस्था प्रभावित नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने आगे बताया कि परीक्षार्थियों को शिक्षा केंद्र तक लाने के लिए हरियाणा रोडवेज की 20 बसों की व्यवस्था की गई है। से जुड़े हुए एनटीए के अधिकारी हैं, उनके साथ आज एक विस्तृत बैठक की है। सफिशिएंट संख्या में पुलिस बल तैनात रहेगा। ड्यूटी मजिस्ट्रेट हमने अपॉइंट किए हैं ताकि किसी भी तरह की भीड़, अनावश्यक भीड़ ना हो। साथ ही व्यापक पेयजल के, बिजली के, निर्बाध बिजली सप्लाई और इस तरह की जो बेसिक कम्युनिटीज है उनकी व्यवस्था के लिए भी अधिकारियों की ड्यूटी लगाई है। साथ ही फ्रिस्किंग के लिए पुलिस की 6 लोगों की जो टीम है वो वहां पे फ्रिस्किंग के लिए रहेगी। साथ ही
रेल में यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे मंडल अंबाला ने स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। यात्रियों की सुविधा के लिए भारी भीड़ वाले रूटों पर अतिरिक्त ट्रेन चलाई जाएंगी। रेलवे के सीनियर डीसीएम नवीन कुमार ने बताया कि कुछ ऐसे रूटों को चिन्हित किया गया है जिन पर यात्रियों की भीड़ ज्यादा है। कटरा से गुवाहाटी, जम्मू से बनारस रूट पर 4 स्पेशल जोड़ी ट्रेनें चलाई जा रही हैं। कटरा से गुवाहाटी ट्रेन आज से 30 मई तक सप्ताह में हर शुक्रवार को चलेगी, जो अंबाला छावनी सहित अंबाला मंडल के विभिन्न स्टेशनों पर रुकेगी। तो वहीं दूसरी ओर जम्मू से बनारस स्पेशल ट्रेन 8 मई से लेकर 10 जुलाई तक चलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि इसके अलावा अन्य रूट पर भी यदि यात्रियों की संख्या बढ़ती है तो उस रूट पर चलने वाली ट्रेनों में अतिरिक्त कोच जोड़े जाएंगे या फिर स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। गर्मियों की छुट्टियों के समय रेलवे की तरफ से हर साल स्पेशल ट्रेनें चलाई जाती हैं और इस साल भी बेहतर इंतजाम किए जाएंगे। ज्यादा वेटिंग लिस्ट चल रही थी, तो इसे देखते हुए रेलवे ने 4 पेयर ट्रेनें स्पेशल चलाई हैं। कटरा गुवाहाटी ट्रेन ये 2 मई से 30 मई तक वीकली हर फ्राइडे को चलेगी, जिसका स्टॉपेज अंबाला डिवीजन के अलग अलग स्टेशन पे इंक्लूडिंग अंबाला भी है। और जो जम्मू बनारस ट्रेन चलेगी ये 8 मई से 10 जुलाई तक के लिए हमें अनाउंस किया है। इसके अलावा अभी जैसे जैसे हम डिमांड हमें अलग अलग ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट वगैरह का मिलता है, तो हम उसमें स्पेशल कोच ऑगमेंटेशन या फिर स्पेशल ट्रेन भी चलाएंगे। गर्मी आई है, देखिए अभी ये मई का महीना है, जो छुट्टियां स्कूलों में चालू होती है जून से चालू होती हैं। अभी ईस्ट साइड में कुछ शादी ब्याह का सीजन है, जिसके कारण ईस्टर्न साइड पर ट्रैफिक थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, और उसी को देखते हुए गुवाहाटी साइड, बनारस साइड इनकी स्पेशल ट्रेनें चली हैं, और जरूरत पड़ी तो हम और भी ट्रेनें चलाएंगे। उन्होंने बताया कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत अंबाला मंडल के 15 स्टेशनों पर नवीनीकरण का कार्य लगभग अंतिम चरण में है। एफओबी का काम भी काफी तेजी के साथ हो रहा है और कुछ महीनों में पूरा हो जाएगा। वहीं स्टेशन पर मिलने वाली सभी सुविधाओं को पूरा किया जा चुका है। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर चल रहा कार्य भी कुछ समय में पूरा हो जाएगा। अंबाला शहर का रेलवे स्टेशन पूरी तरह से अब बनकर तैयार हो गया है। स्टेशन पे निर्माण चल रहे थे, वो लगभग सारे के सारे पूरे हो चुके हैं। एफओबी का काम चल रहा है। एफओबी का काम भी आने वाले 1-2 महीने, कुछ महीनों में अलग अलग स्टेशन पे अलग अलग प्रोग्रेस। नूंह जिले में 120 स्पेशल पुलिस ऑफिसर की भर्ती की जाएगी। इस भर्ती के लिए एसपीओ कार्यालय में कल से आवेदन जमा किए जाएंगे। आगामी 9 मई से फॉर्म जमा कराने की अंतिम तिथि है। इसके बाद 13 मई को साक्षात्कार किया जाएगा। डीएसपी फिरोजपुर झिरका अजायब सिंह ने आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि किसी एक जिले में 120 स्पेशल पुलिस ऑफिसर की भर्ती होना बड़ी बात है। इससे सुरक्षा तंत्र मजबूत होगा। यह सभी स्पेशल पुलिस ऑफिसर सेना से सेवानिवृत्त जवान होते हैं, जिन्हें देश के अलग अलग राज्यों में काम करने का अनुभव प्राप्त होता है और यह अनुभव पुलिस विभाग के काफी काम आएगा। उन्होंने बताया कि सेना में अपनी सेवाएं देकर लौटे जवान इस नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि जिले में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने में भी स्पेशल पुलिस ऑफिसर अहम भूमिका निभाएंगे। हमारी जिनके लिए एसपीओ को भर्ती किया जाएगा, जो 3 तारीख से ये फॉर्म जमा करने की तारीख स्टार्ट हो जाएगी और 9 तारीख तक है, और 13 तारीख तक इनके इंटरव्यू स्क्रूटनी वगैरह की जाएगी। जो ये अपने संबंधित दस्तावेज जो इनके विभाग से इनको जारी किए गए एसपीओ का एक्सीडेंट जो है, तो वो उनको लगाने हैं, और उसके बाद उनको इंटरव्यू हो जाएगा। इंटरव्यू के बाद फाइनल लिस्ट जारी कर दी जाएगी। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित केदारनाथ धाम के कपाट आज सुबह 7 बजे विधिवत वैदिक मंत्रोच्चार और विशेष पूजा अर्चना के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोले गए। आज से 6 महीनों तक भक्त बाबा केदारनाथ के दर्शन कर सकेंगे। इस पावन अवसर पर देश विदेश से हजारों श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शनों के लिए धाम पहुंचे, जहां पर भक्ति, श्रद्धा और उल्लास का अनुपम संगम देखने को मिला। भोलेनाथ के अनगिनत भक्त इस पावन पल के साक्षी बने। इस बीच हेलीकॉप्टर से हो रही फूलों की बारिश ने वातावरण में भक्ति की खुशबू बिखेर दी। इस अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद थे। पहली पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से हुई और सभी के लिए सुरक्षा और शांति की कामना की गई। वो सभी इस यात्रा में सम्मिलित होते हैं, उन सबकी तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री सभी श्रद्धालुगणों को एक बार शुभकामनाएं देते हुए, सबको बधाई देते हुए में आइए
और हमने यात्रा के लिए जो कठिन परिस्थितियों में जो भी प्रबंध हो सकता है, आपकी यात्रा सुरक्षित हो। हर एक तीर्थ यात्री की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है और उसको हमने ध्यान में रखकर, चाहे यातायात के संबंध में हो, चाहे हमारे अन्य प्रबंध हो, चाहे सुरक्षा की दृष्टि से हो, चाहे रजिस्ट्रेशन की दृष्टि से हो, सभी को सरल करने का भरसक प्रयास किया है। इस बार श्री केदारनाथ मंदिर को 108 क्विंटल फूलों के साथ भव्य रूप से सजाया गया है। रंग बिरंगे फूलों की सुगंध और भव्यता मंदिर को और भी अधिक दिव्य आभा प्रदान कर रही है। वहीं मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए तमाम व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। सुरक्षा, स्वच्छता, यातायात और स्वास्थ्य सेवाओं का खास ख्याल रखा गया है। साथ ही पुलिस बल, आपदा राहत टीमें और मेडिकल स्टाफ की तैनाती भी की गई है। मुंबई में वैश्विक मीडिया वार्ता के दौरान आज वेव्स घोषणा को अपनाया गया और सदस्य राष्ट्रों ने परंपराओं और विरासत को आगे बढ़ाने में सहयोग करने पर सहमति व्यक्त की। वेव्स शिखर सम्मेलन के अंतर्गत आयोजित मीडिया वार्ता में 77 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और सूचना तथा प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। सभी देशों ने गलत सूचना और भ्रामक सूचनाओं के प्रसार को रोकने और मीडिया की अखंडता, तथ्य आधारित पत्रकारिता और जिम्मेदार विज्ञापन को बढ़ावा देने पर सहमति व्यक्त की। इससे पहले वेव्स शिखर सम्मेलन में वैश्विक मीडिया संवाद आज सुबह मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में प्रारंभ हुआ। यह आयोजन वैश्विक मीडिया और मनोरंजन परिदृश्य के साथ भारत के जुड़ाव की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल 4 दिवसीय वेव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया था। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि प्रौद्योगिकी और परंपरा को मिलकर साथ साथ चलना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी देश की अनमोल विरासत के बारे में जागरूकता को बढ़ावा दे सकती है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि यह युवा पीढ़ियों के लिए चेतना को गहरा सकती है। उन्होंने कहा कि नवाचार ऊंचाई तक पहुंचने की कुंजी है, जो 2047 तक एक विकसित भारत का निर्माण करेगी। विदेश मंत्री ने देश की परंपराओं, देश की विरासत, देश के विचारों और रचनात्मकता को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि उभरती प्रौद्योगिकी का गैर जिम्मेदाराना उपयोग आज के समय में बढ़ती चिंता का विषय है। इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि वैश्विक स्तर पर मीडिया और मनोरंजन उद्योग जगत का बाजार लगभग 3 खरब अमेरिकी डॉलर का है। उन्होंने सभी से अपनी कहानी दुनिया के सामने रखने का उचित अवसर प्रदान करने और स्थानीय सामग्री का प्रचार करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि संस्कृति ही रचनात्मकता को प्रेरित करती है और यह सीमाओं के पार भी लोगों को जोड़ देती है। उन्होंने कहा कि सभी को ऐसी नीतियों का समर्थन करना चाहिए जो सभी सांस्कृतिक रूपों को संरक्षित करे और उन्हें बढ़ावा दे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य का सर्वांगीण विकास सामाजिक समरसता से ही संभव हो सकता है। इसमें खाप पंचायतों की भूमिका सकारात्मक योगदान दे सकती है। सभी वर्गों को परस्पर सद्भाव से रहना चाहिए। वे कल चंडीगढ़ में SC/ST अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए गठित राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति की अध्यक्षता कर रहे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुसूचित जाति के किसी भी व्यक्ति का उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने इस अधिनियम के तहत दर्ज किए गए मामलों में 60 दिन के अंदर कोर्ट में जांच की रिपोर्ट और चार्जशीट दाखिल करने के निर्देश दिए। उन्होंने अत्याचार से संबंधित मामलों की जिला स्तरीय मासिक कष्ट निवारण कमेटी की बैठक में भी शामिल होने को कहा। चुनाव आयोग ने मतदाता सूचियों में सुधार और मतदान प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए नई पहल की है। आयोग अब भारत के रजिस्ट्रार जनरल से मृत्यु पंजीकरण डेटा इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त करेगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने बताया कि इससे यह सुनिश्चित होगा कि निर्वाचन पंजीकरण के अधिकारियों को पंजीकृत मौतों के बारे में समय पर जानकारी मिल सके। इससे BLO को फॉर्म 7 के इंतजार के बिना ही फील्ड विजिट के पुण्य स्थापित करने में मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि मतदाता सूचना पर्चियों को अधिक अनुकूल बनाने के लिए आयोग ने इसकी डिजाइन में भी बदलाव करने का फैसला किया है। पर्चियों पर मतदाता की क्रम संख्या और भाग संख्या अब अधिक प्रमुखता से प्रदर्शित की जाएगी। इसके अलावा फॉन्ट का आकार भी बढ़ाया जाएगा, जिससे मतदाताओं के लिए अपने मतदान केंद्र की पहचान करना आसान हो जाएगा और मतदान अधिकारी भी मतदाता सूची में मतदाता का नाम आसानी के साथ ढूंढ सकेंगे। उन्होंने बताया कि आयोग ने यह भी निर्देश दिया है कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 13(b)(2) के तहत ERO द्वारा नियुक्त सभी BLO को मानक फोटो पहचान पत्र जारी किए जाएं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मतदाता सत्यापन और पंजीकरण अभियान के दौरान नागरिक BLO को पहचान सके और उनके साथ आत्मविश्वास के साथ बातचीत कर सके।
खेल विभाग ने वर्ष 2025-26 में होने वाली राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं का खेल कैलेंडर जारी किया है। इस कैलेंडर के जरिए खिलाड़ियों को पहले से ही प्रतियोगिताओं की जानकारी मिलेगी और वे प्रतियोगिताओं के लिए अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। खिलाड़ी राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतने उपरांत राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में दमखम दिखाएंगे। खेल मंत्री गौरव गौतम ने बताया कि 16 से 18 मई को राज्य स्तरीय अखाड़ा दंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इसी तरह से 6 से 8 जून को स्टेट बॉक्सिंग चैंपियनशिप, 20 से 22 जून को सीनियर स्टेट खेल महाकुंभ और 4 से 6 जुलाई को स्टेट वॉलीबॉल प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। 18 से 20 जुलाई को स्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन होगा। इसके अलावा 1 से 3 अगस्त को स्टेट बैडमिंटन प्रतियोगिता, 22 से 24 अगस्त को स्टेट स्विमिंग प्रतियोगिता, 5 से 7 सितंबर को स्टेट बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन होगा। इसके अलावा 18 से 28 सितंबर को सीएम कप प्रतियोगिता, 24 से 26 अक्टूबर को स्टेट जिम्नास्टिक प्रतियोगिता, 20 से 25 नवंबर को मिल्खा सिंह मेमोरियल दौड़ प्रतियोगिता, 12 से 14 दिसंबर को स्टेट इंटर नर्सरी प्रतियोगिता आदि शामिल हैं। उन्होंने बताया कि अगले वर्ष 2 से 4 जनवरी को इंटर डिपार्टमेंट स्टेट खेल प्रतियोगिता और 23 से 26 फरवरी को गुरुग्राम मैराथन तथा 2 मार्च को फरीदाबाद मैराथन का आयोजन किया जाएगा। तो समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।